रिबन कटिंग, ओहो हाँ, तो मैंने सोचा है कि इस बार रिबन कटिंग की जगह आप लोगों को एक चीज बताई जाए, ठीक है, विच इज क्वाइट मोटिवेशनल एज वेल। तो इफ योर ड्रीम्स डोंट स्केयर यू, दे आर टू स्मॉल। तो आप लोग जो पाना चाहते हैं, अगर आपको उससे डर नहीं लग रहा है, इसका मतलब आपने बहुत ही छोटी चीज के बारे में कामनाएं कर रखी हैं। यस, आवाज सही आ रही है, वेरी गुड। तो आप लोगों को डर लगना चाहिए, आप लोगों को अंदर थोड़ा सा मतलब आपको होना चाहिए कि हाँ यार ये कैसे अचीव होगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है अरे ये तो मैं कर ही लूंगा, इसका मतलब ये है कि आपने अपनी औकात के बराबर की ही कोई चीज रख ली है जिसमें आप कहीं ना कहीं कुछ सीख नहीं पाएंगे। यस, हाँ, वेरी गुड। तो कई बच्चे तो ऐसे होंगे कि सर स्केयर की बात कर रहे, हम तो आगे से गीले पीछे से पीले तक हो गए, हाँ इतना स्केयर हो गया है। तो और भी अच्छी बात है, ज्यादा मेहनत लगेगी आपको यहां पर अपने आप को सुधारने के लिए। तो यहां पर मैं इस बार रिबन कटिंग थोड़ी मोटिवेशनल करना चाहता हूं, ठीक है। तो यहां पर हमारे नए बच्चे जो जुड़ रहे हैं, ठीक है, मैं पूछना भी चाहूंगा कितने बच्चे हमारे पास यहां पे रिबन कटिंग कर रहे हैं, तो मोटिवेशनल करा जाए, ठीक है। रिबन कटिंग हमारे पास यहां पे कर रहे हैं, थोड़ा सा मोटिवेशनल रखा जाए, ठीक है, हाँ। तो नए स्टूडेंट्स जो भी हैं हमारे पास, न्यू स्टूडेंट्स तो जो भी है एक बार थम्स अप करेंगे, ठीक है। और ओल्ड स्टूडेंट्स जो पहले से ही परेशान है, सर बैकलॉग है हमारा, चैप्टर छूटा पड़ा है, एक दो टॉपिक समझ नहीं आया, पीवाईक्यू बचा है, स्कूल का बचा है, तो रोने पीटने वाले बच्चे हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स जरा थम्स डाउन यहां पर करेंगे। तो चलिए भैया एक बार देख लेते हैं क्या रेशियो बन रहा है, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, कॉलेज जो आप लिख रहे हैं बेटा उसके लिए मेहनत भी होती है, ठीक है। बस सपना ही देखे पड़े। हाँ, आ जाओ, चल जल्दी से बताइए कि कितने बच्चे नए यहां पर जुड़ रहे हैं। अपना न्यू चैप्टर एक आज स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। न्यू चैप्टर दैट इज योर ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी से भी नाम होता है, ठीक है। हाँ, आ जाइए आ जाइए। तो मैं अब आप लोगों को बता देता हूं, अभी तक जो भी चैप्टर्स चल रहे थे वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। अब आने वाले जो चैप्टर्स हैं इसमें आपको कई बार 12वीं मौका देगी कि भैया सुधर जाओ, ठीक है। जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट, अगर आपने पीछे की चीजें खराब कर रखी हैं तो यहां पर आप फिर भी, मैं क्योंकि फेजर्स की बात आती है और बच्चे फेजर्स से घबराते हैं, तो इसलिए मैं पहले 11वीं वाला पार्ट आपको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करूंगा, सो दैट आप जैसी ग्रेविटेशन का रिवीजन, अब जो नए बच्चे पहले एक बार देख लेते हैं, ठीक है, फिर मैं ज्ञान दूं, पता लगे उसमें भी रिपीट हो जाए। तो 17%, वेरी गुड यार, पहली बार ऐसा हो रहा है कि 17% बच्चे हमारे पास नए आए हैं, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूं कि इस जर्नी में आप हमारे साथ जुड़े और खूब मेहनत करें यहां से, ठीक है। आइए, तो अब मैं आप लोगों की यहां पर चोच रोक देता हूं क्योंकि थोड़ा सा गाइडेंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई, अभी तक हम लोग अपने ईएमआई तक की चीजें कहीं ना कहीं बात कर चुके हैं, ये हमारे पास डन हो चुका है। आगे बचा हुआ क्या है, एक है आपका ऑल्टरनेटिंग करंट, फिर है आपका ईएम बिब्स, ठीक है, फिर आपका आता है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हमारे पास आता है, फिर आपका आएगा बेटा वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, और फिर आपकी आती है मॉडर्न प्लस सेमी। तो अभी तो इसमें टाइम है तो इसको छोड़ देते हैं, अभी इनके बारे में बात करते हैं। देखो भाई, मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं कि पहले वाले जो चैप्टर्स थे, अब यहां पर जाके कहीं ना कहीं पीछे वाले चैप्टर्स का कोई रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है। थोड़ा बहुत हो सकता है ईएम वेव्स में हमें थोड़ी बहुत जरूरत हो सकती है कि पढ़े, लेकिन ऐसा सच नहीं है कि अगर आपको पीछे का नहीं आता तो बिल्कुल भी आप समझ नहीं पाएंगे। अब यहां से आप नई शुरुआत, कई बच्चे हमेशा नई शुरुआत करने के लिए कोशिश तो करते हैं लेकिन फंस कहां जाते हैं कि सर इसमें कोई ऐसी चीज आ गई जो पीछे के चैप्टर से रिलेटेड थी और मुझे नहीं आती है, ठीक है। तो मैं अब आपको यहां पर बता रहा हूं कि आज हम लोग यहां पर करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट। कोई ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूं तो ये स्मॉल चैप्टर की कैटेगरी में ही डालूंगा, ठीक है। ये भी हमारे पास, ये तो वेरी स्मॉल कैटेगरी है, ठीक है, और ये वेरी बिग चैप्टर है, ठीक है, वेरी बिग। मतलब इसको खत्म करने में आपकी भी प्राण निकल जाएंगे, हमारे भी प्राण निकल जाएंगे, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। अप्रोक्सीमेटली 20 लेक्चर्स हमें लगेंगे। अब तुम ये सोचो 20 लेक्चर्स हमें स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, मैग्नेटिज्म में, इन सारे बड़े बड़े चैप्टर्स में हमें लगे हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। मैग्नेटिज्म में तो नहीं लगे लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डेफिनेटली लेकर जाता है इतने लेक्चर्स, ठीक है।
फिर आता है हमारे पास वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, ये भी अगर मैं आपको बोलूं तो ये स्मॉल चैप्टर में ही मैं गिनूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लेक्चर इसको भी नहीं चाहिए। ठीक है, और फिर मॉडर्न भी हमारे पास स्मॉल स्मॉल कैटेगरीज में ही है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। और इवन जो सेमीकंडक्टर है दैट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। ठीक है, 6-7 लेक्चर में हम लोग उसको वाइंड अप कर सकते हैं, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। तो ये देख करके आपको थोड़ा सा सुकून आ सकता है, जैसे 11वीं क्लास में जैसे जैसे आपके चैप्टर्स बढ़ते थे, ठीक है, आप यूनिट्स एंड डायमेंशन से स्टार्ट हुए तो रोटेशन तक जाते जाते मौत आ गई, फिर ग्रेविटेशन आया, फिर उसके बाद फ्लूइड्स आ गया, थर्मो आ गया, एसएचएम आ गया, तो वहां पर कोई रिलैक्सेशन एसेस नहीं मिलती थी, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा एनर्जी इनपुट लगाने पड़ते थे। राइट, यहां पर आप नई शुरुआत कहां कहां कर सकते हैं, यहां पर आपकी एक नई शुरुआत हो सकती है। हां, थोड़ी बहुत प्लस माइनस अगर पीछे की रिक्वायरमेंट है वो मैं बताता चलूंगा, आप प्लीज इसको साथ में लेते चलिएगा। यहां पर आपको थोड़ा सा पीछे की चीजें कुछ बेसिक चाहिए, लेकिन ये छोटा सा चैप्टर है तो आप इसको मैनेज कर ले जाएंगे। यहां पर आप नई शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, और आप यहां पर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पर भी आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और इसके बाद आपका सेमीकंडक्टर है, वहां पर भी आप नई शुरुआत कर सकते हैं। यहां तक अभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था वहां तक कोई स्कोप नहीं था कि बीच में आकर के आप कर ले, क्योंकि आपस में चीजें ज्यादा इंटर रिलेटेड थी, मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो सकते हैं। अब यहां पर आप नई शुरुआत हर देखा जाए तो हर यूनिट में आप कहीं ना कहीं कर सकते हैं, तो ये एक बेनिफिट भी है और एक हमारे लिए डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, बेनिफिट यह है कि अगर मान लीजिए आपकी कहीं पर तबियत खराब होती है, ठीक है, ध्यान सुनना, तबियत यहां पर खराब हुई तो इसकी वजह से आगे वाले चैप्टर्स इंपैक्ट नहीं होंगे, तो आप थोड़ा सा मेंटल, थोड़ा सा तबियत जब आपकी खराब है या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जो रोकी नहीं जा सकती है, तो मैं कहूंगा कि ये बेनिफिट है कि आपको ये रहेगा कि यार ठीक है, मेरे 2-3 लेक्चर इस चैप्टर के मिस हुए हैं तो आगे का मेरे को लोड नहीं है, मैं आराम से इसको करता रहूंगा, लेकिन अभी एट प्रेजेंट जो भी चल रहा है उसको कवर अप करें। मान लीजिए आप यहां पर हैं, आपका ये छूटा हुआ है, तो ऐसा इसकी वजह से यहां कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, आप इसको अपना आराम से कर सकते हैं और इसको बैक साइड में धीरे धीरे कवर करना चाहें तो कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेज ये है कि आपका जो माइंडसेट है वो कामचोरी का यहां पर निकल करके कई बच्चों का आ जाता है। उनको लगता है ठीक है भाई, बीच चैप्टर में मान लो तबियत खराब हुई, अगर आपका एटीट्यूड ये है अरे ठीक है ना, कोई नहीं, इसको बाद में देखेंगे, तो यहां का भी बाद में, यहां का भी बाद में, यहां का भी, हर चीज में आपकी छूटती हुई जाती हैं चीजें। ऑब्वियस सी बात है, अभी तक आपने जितने चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें भी आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। डीपीपी छूटे हैं, मॉड्यूल छूटे हैं, टेस्ट छूटे हैं, टॉपिक्स छूटे हैं कई बच्चों के पढ़ने और कई बच्चों के रिविजन करने। तो ये सारी चीजें आपकी पाइलअप होती हुई चली जाएंगी और फिर बाद में ये पूरा का पूरा भंडारा जो है आपको बहुत दिक्कत देने वाला है। समझ रहे मेरी बात? तो ये आपको थोड़ा सा लथार्जिक भी बना सकता है कि यार ठीक है, खराब हो गया ये चैप्टर, कोई नहीं, मैं अभी इसको खराब करने चल जाऊंगा। नहीं भाई, हमें इसको ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर आपका चैप्टर 1 खराब है तो चैप्टर 2 में बहुत दिक्कत आएगी, तो बच्चे कोशिश करते हैं भाई चैप्टर 1 भी रिवाइज करते चले या उसके ऊपर भी सवाल लगाते चले, जिससे चैप्टर 2 में हमें थोड़ी सी आसानी हो। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी गया है और वैसे ही हमें कैपेसिटर्स में भी थोड़ा सा लिंकिंग मिलेगा, सीरीज, पैरेलल एंड ऑल, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल, और फिर उसका आरसी सर्किट, तो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन रहता है भाई इस चैप्टर को भी साथ लेकर के चलते हैं, अदरवाइज ये चैप्टर इतना अच्छा हमारा बन नहीं पाएगा। मैग्नेटिज्म के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारे पास चल रहा था, मैंने कहा था मैग्नेटिक्स अगर आपका इंटरेस्ट में है या फिर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करी है तो आपको ईएमआई में इंटरेस्ट आ जाएगा और धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हाथ में सवाल भी बनने स्टार्ट होंगे। राइट, तो ये अब आप लोगों के लिए बेनिफिट है। अब मैं बता देता हूं कि इनके प्रीक्विजिट्स क्या है, कि आपको पहले से क्या चीजें आनी चाहिए। ये 2 चैप्टर है जो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है और आपका जो वेव ऑप्टिक्स है, ये क्लास 11th की छोटी छोटी चीजें। क्लास 11th में अगर आपने फेजर्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया है तो ये आपको मदद करता है समझने में। कोई बच्चे कहे सर मेरा तो 11th क्लास पूरा ही खराब था, तो ऐसा नहीं है कि आपको इतनी दिक्कत आएगी आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ सकते। 8-9 लेक्चर्स है, आराम से आप इसको कर सकते हैं, वहीं पर समझ के भी कर सकते हैं। इस वाले चैप्टर में आपको क्लास 11th का वेव्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, दैट इज इंटरफेरेंस। हम लोगों ने वहीं पर पढ़ लिया था, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, कहां एम्पलीट्यूड बढ़ता है, कहां इंटेंसिटी, सेम चीज अगर आपको थ्योरी आती है ना तो 2 दिन का ये चैप्टर बचता है। बिलीव मी, 2 दिन का ये चैप्टर बचता है। एक दिन में आप अपने पूरे वाईडीएससी को निपटा सकते हैं और एक दिन में जो पोलराइजेशन जो फर्जी चीजें हैं उसको निपटा सकते हैं। 2 दिन का चैप्टर बचता है, बस क्लास 11 का वेव आना चाहिए।
अब मेरे को पता है जैसे ही मैं आप लोगों को ये बात बोलूंगा तो कई बच्चों के अंदर, अब देखो जैसी आपकी भावनाएं आई हैं, दैट इज योर एटीट्यूड। अगर किसी को ये बोलते ही स्ट्रेस हुआ कि यार मेरे को तो नहीं आता है, दैट मीन्स यू हैव अ रॉन्ग एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडीज। क्यों? आपने ये सोचना चाहिए था कि यार अच्छा इसी के बहाने मैं 11th का ये वाला पार्ट भी रिवाइज क्यों ना कर लूं। अगर मैं रिवाइज कर लूंगा तो 11th का एक पार्ट मेरा क्लियर हो जाएगा। 11th का एक पार्ट, एक चैप्टर यहां से अगर ये रिवाइज करोगे, इसके बाद आपको एक छोटी छोटी सी जो चीजें रह जाती हैं, ऑर्गन पाइप एंड ऑल, रेजोनेंस वेजोनेंस, वो वाला पार्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, बीट्स एंड रेजोनेंस। उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट है 11th क्लास का वेव्स। सोचिए जिससे आप सबसे ज्यादा डरते थे उसको आप यहां पर निपटा सकते हैं साथ में। ये कितने बड़ा आपके लिए अपॉर्चुनिटी था। अब आपका पहला अप्रोच क्या आता है? अगर आपने ये सुना और आपको स्ट्रेस हुआ, दैट मींस यू हैव अ रॉन्ग एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडीज, कि यार मेरा तो ये खराब नहीं है, अब ये कैसे सुधरेगा। और जिन बच्चों ने ये अपॉर्चुनिटी देखी, यार इसी बहाने इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे, इसी बहाने अगर मैं आगे वाली चीजों को भी, अपने 11th क्लास के चैप्टर्स को भी रिवाइज कर लूंगा तो ये बेनिफिट होगा। अब मैं आपको और बताता हूं। आप लोग 11th क्लास का स्ट्रेस लेते थे ना, तो मॉडर्न में हमारे पास 3 चैप्टर्स आते हैं। एक होता है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, फिर एक होता है आपका एटम्स, और एक होता है आपका न्यूक्लियाई। ठीक है। अब बात यह है कि अगर आपने इस चीज को देखा, इसका बहुत अच्छा वेटेज है 4-5। अगर आप नोटिस करें तो चार क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और केमिस्ट्री में भी आपके 1-2 सवाल इससे अटक जाते हैं, तो 5-6 सवाल आपके जेई में आने वाले हैं फॉर श्योर। अब ड्यूअल में आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, फोटो इलेक्ट्रिक प्लस डी ब्रॉगली, ये तो आपने पढ़ा हुआ है। हाँ, फिजिक्स के अप्रोच से नहीं पढ़ा है, लेकिन यस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको थोड़ा बहुत तो पता है। आइंस्टीन, फोटॉन्स एंड ऑल, सारी चीजें, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी पता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv या h/p, आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो बेसिकली पढ़ा है। फिर एटम्स में यहां पर आपका आ जाता है बोहर्स मॉडल। अब बोहर्स मॉडल भी आप लोगों को पता ही होगा। हमारे पास रेडियस इन nth ऑर्बिट, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, पीफर्ड, हम्फ्री। हाँ, छोटी मोटी चीजें एडिशनल है, जैसे एक्सरेज हमारे पास एडिशनल है, वो एक छोटा सा टॉपिक है, उसको अलग से आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। न्यूक्लियाई में आप लोगों ने हमारे पास देखा जाए तो इसमें एक हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी के पार्ट आता है, न्यूक्लियर फोर्सेस की बात आती है, और क्यू वैल्यूज के बारे में बात आती है, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी। अब जो आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, आप लोगों ने केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर पढ़ा है, अगर आप वहां पर नोटिस करें तो फर्स्ट ऑर्डर की केमिकल काइनेटिक्स रेडियो एक्टिविटी को संभाल ले जाती है, अगर आपने वो चीज पढ़ी हुई है तो। फिजिक्स अब आपको कंपैरेटिवली इतना दर्द नहीं देने वाली। क्या आपको ये बात समझ आई? हाँ या ना? अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हुआ तो आप रिवाइज भी अच्छे से चीजें तरीके से करते चले जाएंगे, आपका केमिस्ट्री भी स्ट्रांग होगा, आपके 11th क्लास के फिजिक्स वाले टॉपिक्स भी आपके रिवाइज में आते रहेंगे। क्या आपको ये बात समझ आई? यस और नो? हाँ या ना? यस और नो? मैग्नेटिज्म एंड मैटर कंप्लीट हो चुका है, उसमें बस एक छोटा सा क्वेश्चन वाला पार्ट है, वो मैं रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा। ठीक है। यस, वेरी गुड। तो अब बात आती है कि यहां से सर अब हम लोग अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं। आगे की जर्नी हमारी काफी, मतलब आपने ये समझिए सबसे बड़ा हर्डल जो क्लास 12वीं का है वो आपने क्रॉस कर, वन ऑफ द हर्डल क्रॉस कर लिया। एक बड़ा हर्डल ये है, इसमें आपकी जितनी एनर्जी होगी वो सारी की सारी मुझे चाहिए होगी। एक बार ये खत्म कर लो, उसके बाद तो मक्खन के जैसे कहां फिजिक्स खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। बिलीव मी, जब बोर्ड्स पढ़ाओगे आप बहुत रिलैक्स स्टेट में रहोगे, और वो रिलैक्स स्टेट हमें यूज करना है अपने रिवीजन के लिए। इसलिए मैं आपको बचा करके रख रहा हूं कि भाई 12वीं रिवाइज करके रखो, क्योंकि जब मैं फोटो इलेक्ट्रिक और डी ब्रॉगली पढ़ाऊंगा तो आपको इतना लोड नहीं होगा कि नई चीज पढ़ रहे हैं, पुरानी चीज को रिवाइज कर रहे हैं। केमिस्ट्री भी रिवाइज होगी। अब आप अपने 11th वाले पार्ट पर जाएंगे और अपना साथ में आप अपना 11th वाला पार्ट निपटाते हुए चलेंगे। क्लियर है क्या? वेरी गुड। तो अब बात आ रही है हमारे पास फेजर्स की।